सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने अभी तक स्वर संधि के विभिन्न भेदों को देखा। आज हम लोग स्वर संधि के कुछ विशेष उदाहरणों को देखेंगे। विशेष उदाहरणों से तात्पर्य है कि जहां स्वर संधि या तो प्रसक्त नहीं थी या जहां किसी अन्य स्वर संधि की प्रसक्ति थी और उसके स्थान पर अन्य कोई स्वर संधि हो रहा हो। अर्थात जैसे अगर कहीं पे गुण संधि की प्रसक्ति हो और वहाँ गुण संधि न होकर के वृद्धि संधि हो रही है, या जहाँ पर दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, स्पष्ट रूप से दीर्घ संधि का वो स्थान है, लेकिन वहाँ दीर्घ संधि न होकर के प्रकृति भाव हो जाता है। ऐसे विशेष उदाहरणों को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सी संधि होगी, तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि यहाँ कोई भी संधि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर है और स्वर के बाद में व्यंजन वर्ण आया हुआ। किसी भी संधि की सामान्य रूप से प्रसक्ति नहीं है। लेकिन महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र रखा है, वांतो ही प्रत्यये, अर्थात अगर यकार आदि प्रत्यय पर में हो तो ओ और औ के स्थान पर अव और आव हो जाता है। यकार आदि प्रत्यय यत यहाँ पर है, इसलिए यहाँ ओ के स्थान पर अव हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। शब्द हमारा बनेगा गव्यम नाम्यम। इसी प्रकार वार्तिककार ने कहा है कि यदि अध्व परिमाण बताना हो, किसी रास्ते की दूरी को बताना हो, तो वहां पर भी ओ के स्थान पर अव हो जाता है। जैसे गो धन युति, यहां ओ के स्थान पर अव होगा क्योंकि ये मार्गवाचक शब्द है। तो शब्द हमारा बनेगा अव होने के पश्चात गव्युति। ऐसे ही उपधन एति, यहां पहली नजर में वृद्धि संधि दिखाई पड़ रही है उपधन एति और उपधन एधते में। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहां पर इंगादि धातु पर में है और अवर्णांत उपसर्ग है, तो पररूप संधि होनी चाहिए थी। लेकिन ये पररूप संधि न होकर के सूत्र है इत्ते धत्यूट्सु। इस सूत्र के नियमानुसार यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी और शब्द बनेगा उपैति और उपैधते। यहां सामान्य तौर से गुण संधि की प्रसक्ति है। अवर्ण के बाद उ आया, अ और उ मिलकर के ओ बनना चाहिए। लेकिन इसी सूत्र के नियम अनुसार यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। गुण संधि में जो ओ होना चाहिए था वो नहीं होगा, वृद्धि संधि होगी, ओ के न होकर के औ होगा और शब्द हमारा बनेगा
पृष्ठौः। अक्षधन उहिनी, यहां भी सेम कंडीशन है, अ के बाद ऊ है, निश्चित रूप से गुण संधि होनी चाहिए थी, अक्षोहिणी बनना चाहिए था, लेकिन वार्तिककार ने नियम किया अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। इस नियम के अनुसार क्या होगा, यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी और शब्द बनेगा अक्षौहिणी। अगर आगे हम लोग देखें यहां अ के बाद री आया है, निश्चित रूप से गुण संधि का स्थान है, अ और री मिलकर के अर बनना चाहिए, लेकिन वार्तिककार कहते हैं ऋतेच तृतीया समासे। अगर तृतीया समास का विषय हो और ऋत शब्द पर में आ रहा हो तो वहां पर गुण संधि न होकर के वृद्धि संधि होगी, जहां अर होना चाहिए था वहां अर के स्थान पर आर होगा, तो शब्द हमारा बनेगा सुखार्तः। इसी प्रकार से प्र, वत्सर, कंबल, वसन और दश, इन शब्दों के बाद अगर ऋण शब्द आ रहा तो प्रथम दृष्टया यहां पर अ के बाद री मिल रहा है, गुण संधि की प्रसक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन नियम है प्रवत्सतर कंबल वसन दशनाम ऋणे। इन शब्दों के बाद ऋण शब्द परे होने पर गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि होगी, अर्थात गुण संधि होने पर जो अर होता था वो अब वृद्धि संधि होने के बाद अ और री मिल करके आर बनेगा, तो शब्द हमारे बन जाएंगे अर्थ भी हम लोग देख लें। प्र मतलब प्रकृष्ट, ऋण मतलब उधार, अर्थात ऐसा ऋण, ऐसा उधार जो कि बड़ा ही कठोर हो। वत्सतर ऋणम, बछड़े के को खरीदने के लिए लिया गया ऋण, उधार, कर्ज। कंबल को खरीदने के लिए लिया गया ऋण। वसन, वस्त्र को खरीदने के लिए लिया गया ऋण। और दश धन ऋण, दशार्ण, ये एक प्रदेश का नाम है। आगे हम लोग देखें प्रधन रिक्षति, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। क्यों?
क्योंकि अ के बाद री है, अर होना चाहिए दोनों मिल करके, लेकिन गुण संधि नहीं होगी। ये सूत्र है उपसर्गाद रीति धातु। उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो और उसके बाद ऐसी धातु आ जाए जिसका प्रथम अक्षर री हो, तो गुण संधि नहीं होती, वहां वृद्धि संधि हो जाती है। शब्द हमारा बनेगा प्राश्चति। आगे हम लोग देखें, जैसे हरि एतौ और विष्णु इमौ, प्रथम में हमको सामान्य रूप से ई के बाद असमान स्वर यण संधि दिखाई पड़ रही है। उसी प्रकार से विष्णु इमौ, यहां भी उ और उ के बाद असमान स्वर ई दिखाई पड़ रहा है, यण संधि होनी चाहिए थी। और गंगे ए के बाद स्वर दिखाई पड़ा अ, यहां पर सामान्य रूप से अयादि संधि होनी चाहिए थी, लेकिन नया इन दोनों में यण संधि अथवा गंगे अमु में अयादि संधि नहीं होगी। तो क्या होगा, यहां चूंकि ये द्विवचन के ई, उ और ए हैं, इसलिए इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम सूत्र से यहां नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव अर्थात जिस अवस्था में है, जैसी स्थिति में है, वैसा ही छोड़ दिया जाना। संधि की प्रसक्ति है, लेकिन प्रकृति भाव होने का मतलब हो गया कि संधि की प्रसक्ति होने के बावजूद भी वहां पर वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से वहीं पर वैसे ही रहेगा, वहां कोई भी संधि नहीं होगी, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो हम इनको वैसे ही रख देंगे। पुनः एक बार इसको देखें, यहां चूंकि द्विवचन के ई, उ और ए हैं, नियम कहता है ई दे द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात द्विवचन में अगर दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और प्लुत प्रगृह्या चिनित्यम सूत्र कहता है कि जिसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है वो उसका प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात वो जिस ढंग का है, जैसा है वैसा ही उसको रखा जाता है, वहां किसी भी संधि की प्रसक्ति नहीं होती। आगे देखें,
यहाँ पहले उदाहरण में अमी ईशा में दीर्घ संधि की प्रसक्ति होनी चाहिए थी, और दूसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो ऊ के बाद असमान स्वर आया है, अतः यहाँ पर यण संधि की प्रसक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन सूत्र है अदसो मात, वो कहता है कि अगर अदस से संबंधित म के बाद ई दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आया हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है और प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात वहाँ कोई भी संधि नहीं होती है, वो जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाता है। तो हम उसको वैसे ही रखेंगे, अमी ईशाह। राम कृष्णावमु आसाते। इस प्रकार से हम लोगों ने स्वर संधि के सभी नियमों को देखा, सभी भेदों को देख लिया है, और जो विशेष उदाहरण थे उनको भी आज हम लोगों ने देखा। स्वर संधि के पश्चात अगले वीडियो से हम लोग व्यंजन संधि का अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।